में चौटाला जी अगर 20,000 वोट भी अगर लेकर के चले जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है वो 20,000 वोट के नीचे इस चुनाव में दिन में वो ना 3 में ना 13 में और कुछ भी बोल करके वो ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो लाइमलाइट में आ जाएं। ताऊ के लाल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अगर कोई व्यक्ति लोगों को भ्रमित करने के लिए आए चुनाव में, लोगों का वोट काटने के लिए आए चुनाव में, तो लोग उनको सही सबक सिखा सकें। मुझे लगता है इस चुनाव के परिणाम से ये भी तय होगा। देखिए कि जेजेपी हो या एनएलडी, ये आज के दिन में हरियाणा की राजनीति में इररिलेवेंट हो चुके हैं। वक्त चला गया इनका। जितना इनको लोगों को बेवकूफ़ बनाना था, जितना इनको झूठ बोलना था, जितना इनको झूठ की राजनीति करनी थी, लूट की राजनीति करनी थी, वो ये कर चुके हैं। मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही गंभीर विषय के ऊपर और कुछ सूचना आपके साथ साझा करने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले लगभग 1 साल से हम हरियाणा सरकार की एक योजना के खिलाफ निरंतर बोल रहे हैं, जिसमें हरियाणा सरकार ये कह रही थी कि हम अपने युवाओं को हरियाणा में रोज़गार नहीं दे सकते। 2 लाख सरकारी नौकरी यहाँ खाली पड़ी रहें, लेकिन हम अपने युवाओं को इजराइल भेजेंगे। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, हम लोगों ने लगातार हर मंच से इसके ऊपर सवाल उठाया कि इजराइल में युद्ध चल रहा है इस वक्त। अपने बच्चों को, हरियाणा के बच्चों को, हरियाणा के युवाओं को मौत के मुंह में ना धकेले हरियाणा सरकार। हमने उस योजना पर भी सवाल उठाया कि ये कैसी योजना है कि 2 लाख सरकारी पद हरियाणा में खाली पड़े रहें और हरियाणा सरकार कहे कि रोज़गार के लिए हम अपने बच्चों को इजराइल भेजेंगे। ये सरासर गलत निर्णय था। 1 तारीख को 530 युवाओं का पहला जत्था इजराइल के लिए रवाना हुआ और कल जब भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की कि इजराइल में ना जाएं, वहाँ पर कभी भी युद्ध भड़क सकता है ईरान और इजराइल के बीच में, तो मैं वो खबर जब देख रहा था तो मैं बहुत दुखी था इस बात को लेकर के कि जानते बूझते अपने युवाओं को युद्ध के मुंह में धकेल दिया हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं कि उन 530 युवाओं की जो जिंदगी युद्ध में फंस गई है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या नायब जी जिम्मेदारी लेंगे या पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी जिम्मेदारी लेंगे कि जो गैर जिम्मेदाराना हरकत हरियाणा के युवाओं की जिंदगी की परवाह किए बिना जो उन्हें युद्ध के मुंह में धकेल दिया गया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता जिम्मेदार है या पूरी पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार है? हमारा स्पष्ट रूप से ये मत है कि हरियाणा सरकार को तुरंत दखल दे करके इन बच्चों को सुरक्षित वापस लाने का इंतज़ाम करना चाहिए और सरकार को ये अपने खर्चे पर करना चाहिए और इनको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके वहाँ पर ले करके गए हैं कि मिनिमम 1 साल तक इनको वहाँ रहना होगा। तो क्या ये मौत के मुंह में वहाँ पे रहेंगे? क्या चलते युद्ध के बीच में वहाँ पे रहेंगे? सरकार इनको वापस भी लाए और जितनी सैलरी इनसे कमिट की गई है वो 1 साल तक सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब तक शांति नहीं स्थापित हो जाती वहाँ पर, तब तक सरकार इनको वो सैलरी दे और उसके बाद इनको इनकी नौकरी वहाँ पर वापस दिलाई जाए। ये एक बेहद गंभीर प्रश्न है, एक बेहद गंभीर सवाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार इस पर तुरंत प्रभाव से एक्शन लेगी और दोबारा से, जैसे पहले बार बार वार्न करने के बाद भी इन्होंने नज़रअंदाज किया इस बात को, वैसे नज़रअंदाज नहीं करेंगे और हरियाणा के युवाओं की जान बचाने के लिए जो संभव प्रयास है वो करेंगे। इससे पहले भी हमने सवाल उठाया है कि रशिया युद्ध में कई सारे युवा इस इलाके के फंसे हुए हैं, उनको लेकर भी बार बार हमने सवाल भी उठाया, सरकार के सामने प्रश्न भी रखा, केंद्र सरकार को भी इस बारे में सूचित किया, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई केंद्र सरकार की तरफ से और हरियाणा सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव उस पर नहीं लिया गया है। ये बहुत गंभीर विषय है कि हमारे युवाओं की जान युद्ध में फंसी हुई है, कहीं रशिया में, कहीं इजराइल में, और हरियाणा की सरकार बिल्कुल बेपरवाह है। उनको हरियाणा के युवाओं की ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं है। ये दर्शाता है कि हरियाणा के युवा भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य किसी भी हालत में नहीं देख सकते हैं। उनके बारे में कोई परवाह भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। इमरजेंसी मेजर्स लागू करते हुए इजराइल से अपने युवाओं को सुरक्षित वापस लाने का इंतज़ाम करना चाहिए और मैं हरियाणा के युवाओं को भी आगाह करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है जो आपको मौत के मुंह में कभी भी धकेल सकती है। इनसे सावधान हो जाइए और
इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कीजिए ताकि भविष्य में कभी भी हमारे युवाओं की ज़िंदगी से ये खिलवाड़ ना कर सकें। एक महत्वपूर्ण सूचना इसके साथ जो मैं साझा करना चाहता हूं कि कल राज्य स्तरीय अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र में आयोजित करने जा रही है और परसों यानी 15 तारीख को माननीय संदीप पाठक जी, संगठन महामंत्री आम आदमी पार्टी, वो कैथल में सभी वॉलंटियर्स की मीटिंग लेने के लिए पहुंच रहे हैं। एक फीडबैक मीटिंग होगी जिसमें जो चुनाव की तैयारियां चल रही हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा और सभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा और आगे की रणनीति पर भी इसमें चर्चा की जाएगी। देखिए, मुझे लगता है कि आज के दिन में वो ना 3 में ना 13 में और कुछ भी बोल करके वो ये प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो लाइमलाइट में आ जाएं। हम उनको उनके इस प्रयास में कामयाब नहीं होने देंगे। वो इस चुनाव में इररिलेवेंट हैं। वो इस चुनाव में लोगों को भी पता है कि वोट की 2 ही ढेरियां इस चुनाव के अंदर हैं। जो अंधभक्त हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, और जो देशभक्त हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तीसरी किसी वोट की ढेरी के लिए कोई स्कोप इस चुनाव के अंदर नहीं है। बार का चुनाव है। मैं चौटाला जी अगर 20,000 वोट भी अगर लेकर के चले जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता है वो 20,000 वोट के नीचे इस चुनाव में रहेंगे और उनको भी ये एहसास होगा कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, मैं तो बार बार कहता हूं कि ये ताऊ के लाल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अगर कोई व्यक्ति लोगों को भ्रमित करने के लिए आए चुनाव में, लोगों का वोट काटने के लिए आए चुनाव में, तो लोग उनको सही सबक सिखा सकें। मुझे लगता है इस चुनाव के परिणाम से ये भी तय होगा। नवीन जिंदल भी 16 तारीख से कैंपेन शुरू कर रहे हैं। स्वागत है उनका, किसी भी प्रत्याशी का जो चुनाव में उतरा है उनका स्वागत है। मैं नवीन जिंदल जी से आग्रह करूंगा कि जब वो आएँ तो सबसे पहले कुरुक्षेत्र की, कैथल की जनता को ये बताएं कि वो गायब कहाँ पे थे 10 साल तक, और साथ में ये भी बताएं कि जिस तरीके से उनके ऊपर कोयला घोटाले के आरोप लगे थे और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको सबसे बड़ा कोयला चोर और लुटेरा बताया था, क्या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे? सबसे पहले चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी वो भरोसा जीत सके, उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या मोदी जी झूठ बोल रहे थे या अब वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल करके अब साफ सुथरे हो गए। पतझड़ की तरह झड़कर आ गई है बीजेपी, बिल्कुल झड़ गई है, क्या देखते हैं आप? देखिए, मैंने आज से 6 महीने पहले मैंने ये बता दिया था कि जैसे ही चुनाव का अनाउंसमेंट होगा, जेजेपी के पास टिकट देने के लिए भी लोग नहीं बचेंगे। इन्होंने जो बोया है वही काट रहे हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए? जननायक जनता पार्टी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया, लोगों को धोखा दिया। और जब आप लोगों का अपमान करेंगे, जब लोग आपके पास आए एमएसपी मांगने के लिए, किसान गए, तो इनके पास ऑप्शन था कि ये सरकार से अलग हो जाते। इन्होंने सरकार के साथ मिलकर उनके ऊपर लाठियां चलाई। जब सरपंच गए अपना अधिकार मांगने, इनके पास ऑप्शन था अलग हो जाते। इन्होंने सरकार के साथ मिलकर, बीजेपी के साथ मिलकर लाठियां चलाई। बहन बेटियों के मान सम्मान का प्रश्न था, ये बीजेपी के साथ खड़े रहे। तो जब सारे लोग जब सरकार के घर जा रहे थे और सरकार ने इतना अपमान किया, तो अब ये लोग जब जनता के घर जाएंगे तो जनता सम्मान कैसे करे, इनको लड्डू कैसे खिलाए? तो जो बोया है वही काट रहे हैं। मुझे लगता है जननायक जनता पार्टी अब इतिहास की पार्टी हो गई है। हरियाणा के अंदर इनका कोई अस्तित्व इस लोकसभा चुनाव के बाद बचेगा नहीं। सर, पिछले 5 साल के अंदर देखिए, नायब सैनी जी को तो कुरुक्षेत्र से हटाया ही इसलिए गया, उनको मुख्यमंत्री बना करके कोई विशेष सम्मान दिया गया ऐसा नहीं है। उनको मुख्यमंत्री बनाया इसलिए गया है ताकि भारतीय जनता पार्टी की इज्जत बची रह सके। वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के पद पर थे और इंडिया गठबंधन ने जैसे ही अपना कैंडिडेट अनाउंस किया, उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे कराए, उससे उनको समझ में आ गया कि नायब सैनी जी बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं। और अगर मौजूदा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बुरी तरह से हार जाएगा तो मट्टी पलीत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए उनको एस्केप रूट दे करके, पिछले दरवाजे से बचा करके, ताकि उनको चुनाव नहीं लड़ना पड़े, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। हम कल चुनाव आयोग में शिकायत भी दे के आए हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी उनको एक डमी, एक रबड़ स्टैंप सीएम की तरह इस्तेमाल कर रही है। मनोहर लाल जी बीजेपी के उम्मीदवार हैं करनाल से, वो आज भी मुख्यमंत्री की तरह एक्ट कर रहे हैं। कनीना वाले मामले पे बेशर्मी के साथ उन्होंने एक प्राइवेट पर्सन होते हुए, आज के दिन में ना वो मंत्री हैं, ना मुख्यमंत्री हैं, ना विधायक हैं, कुछ भी नहीं है, ना किसी सरकारी पद पर हैं, उसके बावजूद उन्होंने बेशर्मी के साथ इतने संवेदनशील मामले में
कनीना में जो बच्चों की मौत हुई, उस मामले में उन्होंने घोषणाएं की कि हम इसकी जांच करा देंगे, दोषियों को सज़ा दे देंगे, हम इस पे मुआवजे का ऐलान कर देंगे। उन्होंने कहा मेडिकल का सारा खर्चा हम उठाएंगे। अब हमको जानकारी मिल रही है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे का इलाज चल रहा था, उसका 5-5.5 लाख का बिल बन गया, कोई सरकार पूछने नहीं गई। हमने जैसे ही उन्होंने ये बोला, मैंने उसी वक्त मनोहर लाल जी के उस कथन पे भी सवाल उठाया था कि ये एक प्राइवेट पर्सन है और सरकार के बिहाफ पे ये घोषणाएं करके संवेदनाओं के साथ खेल रहे हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। कल को ये पूरी नहीं हुई, क्योंकि उनके कहने से तो कुछ होगा नहीं सरकार में, कल को ये पूरी नहीं हुई घोषणाएं तो कौन जिम्मेदार होगा? आज वही स्थिति देखने को मिल रही है। हम चुनाव आयोग से भी इसकी शिकायत करके आए हैं। मुझे लगता है कि नायब जी ने जो किया यहाँ पर, उसी को भुगत रही है भारतीय जनता पार्टी। वो तो क्या, भारतीय जनता पार्टी में ही कोई आदमी नहीं मिला उनको जो यहाँ से चुनाव लड़ सके और स्थिति ठीक कर सके भारतीय जनता पार्टी की। बाहर से उनको उम्मीदवार लाना पड़ा। देखिए, हमने कैथल के प्रकरण पे भी बहुत विस्तार से बात की मुख्य निर्वाचन अधिकारी से, और उन्होंने जो डिटेल्ड में हमको बताया कि कैसे इस मामले को वो बहुत संजीदगी से फॉलो कर रहे हैं, उससे हम संतुष्ट हैं कि चुनाव आयोग इसके ऊपर जो कार्रवाई कर रहा है वो मजबूत कार्रवाई है। जो अधिकारी हैं उनको ठोस निर्देश दिए गए हैं, और साथ ही जिनकी जमानत भी हुई थी, जिन लोगों की इस आरोप में, उनको भी कल आईपीसी की धाराएं लगा के, जो हमारी प्रमुख मांग थी, आईपीसी की धाराएं लगा के उनको रीअरेस्ट किया गया है। तो मुझे यकीन है कि निर्वाचन आयोग के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा शॉक था। पूरे हिंदुस्तान में, आज़ाद भारत में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो हरियाणा निर्वाचन आयोग इसको गंभीरता से ले रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने हमको ये आश्वस्त किया कि आगे इस तरीके का कोई इंसिडेंट रिपीट नहीं होगा, इसके लिए उन्होंने पुख्ता इंतजाम किया। लेकिन आपकी मांग थी कि जिला निर्वाचन अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने ये सारी बातें मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ चर्चा की। उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को, जिला चुनाव अधिकारियों को जारी किए हैं। अगर भविष्य में कोई वायलेशन होता है उन स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस का, तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, चुनाव अधिकारियों के खिलाफ। और साथ ही साथ हमने ये भी मांग की कि जो परमानेंट सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, उनका इस्तेमाल चुनाव कार्यालय में होना चाहिए। जो जिला चुनाव कार्यालय, जिला चुनाव अधिकारी का कार्यालय, उसमें उनका इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि सारे कानूनों में, सब लॉज में लिखा हुआ है पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट सर्वेंट, उसमें कहीं पर भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए कोई कानून नहीं है। तो अगर कल को कोई इस तरीके की घटना होती है तो उसमें सीधी जिम्मेदारी सरकारी अधिकारी के ऊपर ही आती है। तो जब जिम्मेदारी सरकारी अधिकारी पर आनी है तो उन्हीं को ही ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जिनसे कि न्यूट्रल होने का हम उम्मीद कर सकते हैं। प्राइवेट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ जो लगाए जाते हैं, उनमें ज़्यादातर सरकारी सिफारिश से, कई बार विधायकों के सिफारिश से, कई बार पॉलिटिशियंस के सिफारिश से लगते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। उनका इस्तेमाल चुनाव में करना ठीक नहीं है। एक अशोक तंवर ने शायद, उन्होंने जो शिकायत दी है उसके बारे में चुनाव आयोग निर्णय करेगा कि वो सही है, गलत है, उसके बारे में क्या है, क्या नहीं है। मुझे उसके तथ्यों की तो पूरी जानकारी नहीं है। मैंने ज़रूर ये देखा है कहीं पर मीडिया में कि उन्होंने शिकायत में आम आदमी पार्टी का नाम लिया है। ये तय करना चुनाव आयोग का काम है कि वो शिकायत उनकी सही है या गलत है। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से ये चुनाव, जो करनाल का उपचुनाव है, ये थोपा गया है हरियाणा की जनता पर। ये कानूनी रूप से ये चुनाव हो नहीं सकता है किसी भी हालत में। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में फैसला दिया है, वहाँ पर भी बाई इलेक्शन हो रहा था, उसको रद्द किया महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने। और जब हरियाणा में भी इसी तरीके की आवेदन लगाया गया कोर्ट के सामने, तो निर्वाचन आयोग ने ये कहा कि हम इस मामले में महाराष्ट्र हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रहे हैं। और इस बेसिस पर हरियाणा हाईकोर्ट ने ये कहा कि जब वहाँ चुनौती दी जा रही है तो जो भी वहाँ निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंग फैसला चुनाव आयोग लेगा। तो हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द उस मामले की सुनवाई होगी और ये चुनाव होगा नहीं करनाल का, क्योंकि ये ज़बरदस्ती थोपा गया चुनाव हरियाणा के लोगों पर है। 3 महीने के लिए किसी वैधानिक प्रावधान में नहीं लिखा है कि 3 महीने के लिए कोई विधायक बन सकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी एक भी दिन की लूट छोड़ना नहीं चाहती है। उनको लग रहा था कि सितंबर तक ये मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद इनको हटाना पड़ेगा, इसलिए, या चुनाव अनाउंस करना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने कानून की किताब से बाहर जाकर, संविधान से परे जाकर के इन्होंने ऐसे प्रोविजंस कराए, इस चुनाव का अनाउंसमेंट कराया। हमें पूरी उम्मीद है कि ये चुनाव होगा ही। संवैधानिक है, आज के दिन में कानून सम्मत नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि इस पे ये चुनाव होगा नहीं। जब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आएगा तब इस पर रणनीति साझा करेंगे। देखिए, कि जेजेपी हो या आईएनएलडी, ये आज के दिन में हरियाणा की राजनीति में इररिलेवेंट हो चुके हैं। वक्त चला गया इनका। जितना इनको लोगों को बेवकूफ़ बनाना था, जितना इनको झूठ बोलना था, जितना इनको झूठ की राजनीति करनी थी, लूट की राजनीति करनी थी, वो ये कर चुके हैं। अब इनका समय नहीं है।
अब ये जानबूझ करके खबरों में रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए कुछ ना कुछ रोज़ाना बयान देंगे, लेकिन ना तो लोग इनकी खबरों को सुनना चाहते, ना इनके बयानों पर रिएक्ट करते, और ना ही आज के दिन में इनको कहीं कोई हरियाणा में एक वोट देने को तैयार है। इसलिए छटपटाहट में जिन्होंने कभी महलों के में रह के राज किया हो, जो हमेशा सत्ता के साथ चिपके रहे हों, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि जब गांव की गलियों में जाएं तो वहां पे कोई भी आदमी खिड़की खुलवा के ये बोल के चला जाए कि गांव में घुसने नहीं देंगे तुमको, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है इस बात को सहन करना। मैं उनके मनोस्थिति समझ सकता हूं कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन ये दर्द उनको किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं दिया है, उन्होंने खुद अपने लिए आमंत्रित किया है। लोगों का जो अपमान किया, लोग उसी का बदला ले रहे हैं इनसे। वाले हैं कि आप लोग करने वाले देखिए, हम स्थानीय स्तर पे भी अपनी योजनाओं के बारे में, चुनाव अभी और आगे बढ़ने दीजिए, हम उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 6 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के रामलीला मैदान की रैली से, उन्होंने जेल से ही वो 6 गारंटियां अपनी घोषित की थी, उनकी घोषणा वहां पे की गई थी। वो हमारा चुनावी मैनिफेस्टो राष्ट्रीय स्तर पर है, और जो प्रदेश स्तर पर या जो इस पर्टिकुलर लोकसभा सीट के लिए जो मुद्दे हैं, उनका भी आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा हम उसके बारे में लिस्ट करके जारी करेंगे।